चलिए, पिछले क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया था, मतलब 1.1 का 10 क्वेश्चन क्लियर है। आज से आराम से बैठ जाना है। चलो 11वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे और 11 से जो भी बचा है 16, मतलब 6 क्वेश्चन आज करना है, जल्दी समाप्त करना है। और मैंने इसका पूरा परिचय तो दे ही रखा है, बस नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ऐसे प्रयास करे होइएगा तो बन जाएगा, प्रयास करने पर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी चलते हैं, चलो 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैं हर एक क्वेश्चन से क्या करता हूँ, ए मतलब अपन जो समुच्चय दे रखा है और रिलेशन जो दे रखा है उसे आराम से लिख लेते हैं। तो ए बराबर यहाँ दिया हुआ है 11वें क्वेश्चन में, आराम से देखिए 11वें क्वेश्चन में ए बराबर दिया है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, कोई भी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। चलो आर में क्या दे रखा है, पी क्यू, ठीक है। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बात समझ में आई? मतलब बिंदु P और Q जो है दोनों की दूरी मूल बिंदु से समान ही है। यदि समान दूरी है तो ये तो तुल्यता संबंध होगा ही, ठीक है ना। तो आंसर में लिखते हैं, टोटल आंसर ही मैं लिखाता हूं। माना मूल बिंदु A है, आप मूल बिंदु को A मान लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बिंदु P और Q है, किसी समतल में स्थित है, ठीक है ना। कोई दो बिंदु है P और Q और दोनों की एक मूल बिंदु है A, उससे दोनों की दूरी समान है। इसका मतलब AP बराबर AQ होगा। प्रश्न के अनुसार देखो लिखा हुआ है, हम यदि मूल बिंदु को A मान लें तो AP बराबर AQ हो जाएगा। और चूंकि दोनों स्थिति में दूरी क्या है, समान है, AP जितना होगा उतना ही AQ होगा, अतः R स्वतुल्य सममित संक्रामक सभी होगा, ठीक है। देखो अदर कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, केवल दे रखा है कि बिंदु P और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब केवल समान वाला अवयव ही दे रखा है रिलेशन में, तो समान वाला तो स्वतुल्य होगा, और स्वतुल्य के सिवा कुछ और रिलेशन दे ही नहीं रखा है। तो हम सममित संक्रामक जांच क्यों करें? जो स्वतुल्य होगा वो तो इतना ओवरऑल होगा ही। तो आपको जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ सॉल्यूशन में आपको लिख लेना, आराम से लिख देना है कि चूंकि दोनों स्थिति में दूरी समान है अतः आर स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों होगा। इसे ओवरऑल लिख सकते हैं कि आर तुल्यता संबंध है, यही सिद्ध करने को बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 12वां में चलते हैं। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। ए बराबर दे रखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ए बराबर दे रखा है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। आर में क्या दिया है, अब त्रिभुज को टी से, ट्रायंगल लिख देना, टी से सूचित करा गया है, ठीक है ना। तो आर दे रखा है T1 T2, और जहां T1 T2 के समरूप है, रिलेशन ध्यान से देखो और समझो, T1 T2, ठीक है। T1 T2 के समरूप है, दो त्रिभुज है, एक T1 एक T2, तो पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, ऐसा दे रखा है समरूप, इस रिलेशन में दे रखा है। अब स्वतुल्य जांच करते हैं, स्वतुल्य लिख लो पहले, स्वतुल्य संबंध। देखो कोई भी त्रिभुज, हम कोई मानो त्रिभुज यहाँ बना दे, ठीक है, तो वो स्वयं के जैसा दिखेगा ही ना। कोई भी व्यक्ति का मुखरा जो होता है, कोई भी व्यक्ति का चेहरा स्वयं के जैसा तो दिखेगा ही। तो कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, अतः T1 के समरूप है, इसे लिख दें। जो भी लिखा है समझकर लिखना है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा, अतः T1 के समरूप है। और हमें स्वतुल्य के लिए तो वही चाहिए ना, T1 बिलोंग्स टू R, दोनों समान अवयव R में होना चाहिए। तो T1 के समरूप है, इसका क्या मतलब मीनिंग निकलेगा कि T1 बिलोंग्स टू R। जब T1 बिलोंग्स टू R है तो स्वतुल्य संबंध होगा, अतः R स्वतुल्य संबंध है। आगे अब सममित जांच के लिए सममित लिख दो पहले, सममित संबंध। उसके बाद देखो T1 T2 के समरूप ऐसा दे रखा है, T1 T2 के समरूप है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। अरे ध्यान से देखो समझो, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, पीछे करा रखा है मैंने और दे रखा है, देखो ना यहाँ T1 T2 के समरूप है, सारे में लिख देना है, दिया है। जब T1 T2 के समरूप है, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अब इसके अनुसार T2 T1 के समरूप होगा। अरे दो व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति का मुखरा दूसरे के जैसा है तो दूसरा का मुखरा पहले के जैसा होगा। मतलब यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। लिख दो इसके अनुसार
T2 T1 के समरूप है, जब T2 T1 के समरूप है तो इसका मीनिंग निकलेगा कि T2, T1 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। तो देखो ऊपर में आ गया था T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका उल्टा भी आ गया T2 T1 बिलोंग्स टू R, मतलब दोनों उल्टा अवयव भी रिलेशन में विद्यमान है, तो ये स्वतुल्य समित होगा। लिख दो अतः R सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध है। अब चलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध T1 T2 के समरूप है, ऐसा दे रखा है, T1 T2 के समरूप दे रखा है ना, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, T1 T2 बिलोंग्स टू, फटाफट करो, अब ये पीछे करा ही रखा है, पीछे से यही तो हो रहा है कि T1 T2 के समरूप है, इसका मीनिंग निकलता है कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। अब देखो संक्रामक के लिए 3 त्रिभुज लेना होगा, क्योंकि संक्रामक को सिद्ध करने के यही तरीका है कि ए का कनेक्शन बी से और बी का कनेक्शन सी से, तो उसके अकॉर्डिंग ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, तभी वो संक्रामक होगा। तो T1 T2 के समरूप है, इसका मीनिंग हो गया कि T1 T2 बिलोंग्स टू R। अब T2 T3 एक लेना पड़ेगा, T2 T3 के समरूप है, ये हम मानेंगे कि T2 T3 के समरूप है, ये मानेंगे। पहला दिया हुआ था, दूसरा माने, समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना देना है। अब देखो T2 जब T3 के समरूप ऐसा हम मान लिए, तो इससे मीनिंग निकलता है कि T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब समीकरण 1 था 2 से क्या पता चल रहा है, समीकरण 1 में कह रहा है कि T1 T2 के समरूप है, और 2 में कह रहा है कि T2 T3 के समरूप है, मतलब तीनों आपस में एक ही जैसा है। T1 T3 के समरूप होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि T1 T2 के समरूप है, ध्यान से समझो, यदि T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के जैसा दिख रहा है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 के समरूप होगा। लिख देना है T, समीकरण 1 तथा 2 से T1 T3 के समरूप है, और इसका मीनिंग निकलेगा कि T1, T3 बिलोंग्स टू R। बस, तो मतलब ये संक्रामक संबंध है या नहीं है, बिल्कुल है। लिख देना आता R जो है संक्रामक संबंध है। तो ये जो अपन क्वेश्चन करा था अभी 12, स्वतुल्य भी था, सम्मित भी था, संक्रामक भी है, तो लिख देना आता R तुल्यता संबंध है साइड में, या नीचे लिख देना है R संक्रामक है कि या फिर नहीं है। ऊपर सम्मित भी था, स्वतुल्य भी, जब तीनों होता है तो तुल्यता संबंध है, तो R तुल्यता संबंध है, आराम से लिख लेना है, प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसे थोड़ा देखो 12 नंबर में ही कुछ जांच करने के लिए कहा था, विचार करने के लिए। 3 त्रिभुज दे रखा था, 3 त्रिभुज देखो 12 नंबर में दे रखा है, समकोण त्रिभुज, तीनों समकोण त्रिभुज है, तीनों समकोण त्रिभुज है, तो तीनों की भुजाएं 3 4 5 का, एक 5 12 13 का, एक 6 8 10 का है, ऐसा बोला। 3 त्रिभुज लीजिए, उस पर विचार करिए। तो विचार क्या करना, मतलब समरूपता देखना है कि कौन आपस में समरूप है, तो क्या पहला दूसरा समरूप है। अब इसके लिए तो 10th का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 10th में एक समरूपता चैप्टर ही है, त्रिभुज, ट्रिंगल, उसमें बताया जाता है, उसमें बताया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है कि 2 त्रिभुज समरूप तब होगा जब उसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ये थेल्स थ्योरम है। 2 त्रिभुज आपस में समरूप तब होगा जब उसके संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होगा। 3 कसौटी 4 कसौटी था समरूप के लिए, एस ए या फिर ए 4 कसौटी, तो किसी एक पर यदि कसौटी पर खरा उतर रहा है तो वो समरूप होगा। तो देखो 3 का डबल कहीं 6 है, देखो यहाँ संगत 6 है, यहाँ 4 जो है भुजा, यहाँ इसका 8 है, 5 इसका 10 है, मतलब ये दोनों संगत भुजाएं जो हैं, दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना, 3 डिवाइड 6 1/2 आएगा, फिर 4 डिवाइड 8 1/2 आएगा, 5 डिवाइड 10 1/2, मतलब अनुपात हमेशा समान आ रहा है, तो समानुपाती। तो यह जो एस कसौटी के आधार पर T1 T3 के समरूप है, T2 कुछ नहीं है। यहाँ जो विचार करने के लिए बोला गया था उसमें पहला त्रिभुजापन जो है T1 और T3 आपस में समरूप है, ये कुछ नहीं। और किस कसौटी के आधार पर, तो एस, मतलब तीनों भुजा समानुपाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन पर कुछ डिटेल करना नहीं है, बस थोड़ा विचार करना था, और ऊपर जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। चलते हैं 13वां क्वेश्चन, देखो ध्यान से 13वां क्वेश्चन पढ़ो। रिलेशन दे रखा है P1 P2, अरे यहाँ P
जो है ना पॉलीगन है, बहुभुज। अपन समुच्चय में दे रखा है यहाँ बहुभुज। तो R है P1 P2, तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या देखो दे रखा है, भुजाओं की संख्या समान है, अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। दो बहुभुज है, बहुभुज हो सकता है त्रिभुज भी, चतुर्भुज भी, पंचभुज, छठभुज, कोई भी भुज। तो यहाँ कह रहा है कि दो बहुभुज है मतलब P1 P2, और वहाँ दे रखा है रिलेशन, ध्यान से देखो पढ़ो कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो स्वतुल्य देखो कैसे लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध, P1 की भुजाओं की संख्या समान है। अरे कोई बहुभुज में जितना भुजा आएगा तो स्वयं के बराबर तो होगा ही ना। दो बहुभुज है P1 और P2, ध्यान से समझो, P1 P2 दो बहुभुज है, दोनों की भुजाओं की संख्या बराबर है। मानो इधर इधर चार भुजा है, चतुर्भुज है तो वो भी चतुर्भुज है, ये पंचभुज है तो P2 भी पंचभुज है। स्वतुल्य के लिए हमें समान वाला चाहिए, तो P1 की भुजाओं की संख्या तो समान है ही है, तो P1 बिलोंग्स टू R, अतः स्वतुल्य संबंध है। लिख लो फटाफट। समित के लिए देखो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मीनिंग निकलेगा कि P1 P2 बिलोंग्स टू R। अब देखो जब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, उल्टा भी कर देंगे तो इसके अनुसार P2 P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी ना। अरे दो बहुभुज है, दोनों की भुजाओं की संख्या क्या दे रखा है, समान, तो पहले उल्टा भी उसे कर देंगे फिर भी तो समान ही रहेगा ना। यदि पांच भुज है, उधर भी पांच भुज है, उलट देंगे फिर भी पांच भुज और पांच भुज ही रहेगा ना। तो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, इसका मीनिंग P1, P2 बिलोंग्स टू R। और इसके अनुसार इसका उल्टा भी सही होगा कि P2 P1 की भुजाओं की संख्या भी समान है, तो इसका मीनिंग तो आपको पता होगा कि P2 P1 बिलोंग्स टू R। जो यहाँ रहेगा उसी को यहाँ P2 P1 बिलोंग्स टू R, उल्टा भी सेटिस्फाइड है, लिख देना R सम्मित संबंध है। संक्रामक संबंध जांच करते हैं आगे। देखो P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, दिया है, इस समान वाला ना तुल्यता संबंध होता है, ये सब भी होता है, बस थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं तो डिटेल में। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ऐसा दे रखा है, दिया है, फर्स्ट समीकरण से बना लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 बिलोंग्स टू R। अब एक मानेंगे कि P2 P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है, ऐसा मानेंगे। संक्रामक के लिए तीसरा भी मानना पड़ता है ना, P2 P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है, माना, तो इसका मीनिंग निकला कि P2 P3 के बिलोंग्स टू R। अब समीकरण 1 2 जो बना रखा ऊपर में, समीकरण 1 तथा 2 से क्या पता चल रहा है कि P1 P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अरे तीन बहुभुज है P1 P2 P3, सभी की भुजाओं की संख्या आपस में बराबर ही है, तो पहला जब दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला भी तीसरे के बराबर होगा। वही तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से P1 P3 की भुजाओं की संख्या भी समान है। इसका मीनिंग निकल जाएगा P1, P3 बिलोंग्स टू R, मतलब संक्रामक भी सेटिस्फाइड है। लिख दो R संक्रामक संबंध है, मतलब R तुल्यता संबंध सब है। जब 14 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 16 जो है दो ऑब्जेक्टिव दे रखा है, उसके बाद खत्म ही है, 16 ही क्वेश्चन है। तो 14 नंबर थोड़ा ध्यान देखना। देखो ये दे रखा है समस्त रेखाओं का समुच्चय में ना रेखा केवल होगा, रेखा को L से, लाइन तो L से लिखा गया है, रिलेशन में L1 L2 दे रखा है, L1 L2 के समांतर है, L1 समांतर है L2 के, मतलब L1 L2 के समांतर है, ये रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन को ध्यान से समझो, दो लाइन है L1 L2 और L1 L2 के समांतर है, ऐसा दे रखा है। स्वतुल्य जांच करते हैं। देखो कोई भी रेखा, मान लो एक रेखा हम खींच देंगे, तो क्या वो स्वयं के समांतर होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होता ही है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता ही है, तो कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होगा ही। और स्वतुल्य के लिए तो हमें समान अवयव ही तो ढूंढना पड़ता है ना, समान अवयव मतलब L1 यदि है तो L1 L1 के समांतर होना चाहिए, और वो की होता ही है, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होता है, लिख देना है। इसलिए L1 L1 है, ये L1 है, इसलिए L1 L1 के समांतर है, L1 जो है L1 के समांतर है, इसका मीनिंग होगा L1 L1 बिलोंग्स टू R, दोनों समान अवयव R में है, अतः R स्वतुल्य संबंध होगा है। अब सम्मित जांच करो। सम्मित में देखो दे रखा है पहले L1 L2 के समांतर है, दे ही रखा है, दिया,
L1 L2 के समांतर है। इसका मीनिंग निकलेगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब इसका अपोजिट बताओ, दो रेखा मानो खींचा गया, ठीक ना। देखो यहाँ दो रेखा है, L1 L2 है, ठीक है। यदि L1 L2 के समांतर है तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उल्टा भी सेटिस्फाइड है, वही लिखेंगे। अब ध्यान से देखो फिर से, सममित संबंध L1 L2 के समांतर है ऐसा दिया है, इसका मीनिंग L1 L2 बिलोंग्स टू R। इसका उल्टा भी, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगा। जब L2 L1 के समांतर होगा तो इसका मीनिंग निकला L2, L1 बिलोंग्स टू R। उल्टा भी सेटिस्फाइड है, अतः R सममित संबंध है। अब संक्रामक जांच करें। संक्रामक संबंध L1 L2 के समांतर है, दिया है। फर्स्ट समीकरण मान लो, इसका मीनिंग L1 L2 बिलोंग्स टू R। ये सब तो अब सीख ही चुके हैं, आप लिख लिए फटाफट। अब L2 L3 के समांतर ऐसा मानना पड़ेगा, संक्रामक में तीसरा भी मानना पड़ेगा, तीसरा लाइन भी लेना पड़ेगा। L1 L2 के समांतर है दे रखा था, इसका मीनिंग ये आ गया। L2 L3 के समांतर है ऐसा माना मैंने, तो इसका मीनिंग L2, L3 बिलोंग्स टू R हो गया। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड बना दिया गया। अब फर्स्ट सेकेंड से क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ लिखा है L1 किसके समांतर है? L2 के। L2 किसके समांतर है? L3। मतलब तीनों आपस में समांतर ही होगा। देखो यहाँ रेखा खींचा गया है, L1 है, L2 है, L3। L1 L2 के समांतर है, L2 L3, तो L1 जो होगा L3 के समांतर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, दोनों से पता चलता है जब तुलना करते हैं तो कि पहला जो लाइन है तीसरे के समांतर होगा। मतलब L1, L3 नहीं, L1 L3 के समांतर डायरेक्ट। यदि L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 L3 के समांतर होगा ही, L1 L3 के समांतर है। और ये रेखा भी खींच देना है, मतलब साइड में बना देना है फिगर थोड़ा। अब देखो जब L1 L3 के समांतर है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? लिखेंगे आगे L1, L3 बिलोंग्स टू R। देखो लिखा है ऊपर में L1, L3 बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध है, मतलब सभी संबंध है तो R तुल्यता संबंध है, बस R तुल्यता संबंध है। अब देखो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब मानो टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि जितना पढ़ा उससे ही अब दो ऑब्जेक्टिव है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा में ऐसा ही छोटा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव ही, जिसमें ए दे रहेगा, आर वेरोस्टर रूप में दे रखा है, बहुत ईजी ही है। देखो ए बराबर दे रखा है अपन समुच्चय में 1 2 3 4। आर ध्यान से देखो, आर में क्या दे रखा है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो बताओ रिलेशन में जो दे रखा है उससे पता नहीं करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य के लिए सभी समान अवयव चाहिए, तो मतलब ए में क्या है? 1 2 3 4, तो सभी का समान अवयव। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो बताओ स्वतुल्य है कि नहीं होगा? बिल्कुल है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि समान अवयव विद्यमान है। लिख देंगे चूंकि ए बिलोंग्स टू आर, हो गया। सम्मित है क्या? जांच करो थोड़ा। देखो सम्मित और संक्रामक किसका जांच करते हैं? स्वतुल्य के सिवा अलग, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 का जांच नहीं करना, जो बचा है 1 2 का जांच करना। तो 1 2 इसका उल्टा कहीं 2 1 दिख रहा है? 2 1 कहीं नहीं है। 1 2 का उल्टा कहीं 2 1 है? जब उल्टा नहीं दे रखा है तो क्या सम्मित होगा? नहीं होगा, ये तो आप सीख चुके हैं। तो लिख देना सम्मित संबंध नहीं है, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 1 जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लिख देना है कि 1 2 आर में है, लेकिन परंतु 2 1 आर में नहीं है ना, तो यह सम्मित संबंध नहीं होगा, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। अब संक्रामक जांच करते, देखो संक्रामक वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार ना संक्रामक के लिए आर को मैंने फिर से एक बार लिख लिया, संक्रामक के लिए आर को एक बार फिर से लिख लिया। तो देखो 1 का संबंध किससे है? 2 से है, और 2 का संबंध किसी समान वाला जांच नहीं करेंगे, समान वाला तो सब होता ही है। 1 का संबंध 2 और 2 का कनेक्शन और किसी के साथ है ही है, देखो। तो जब अकेला रहेगा, मतलब यदि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है और 2 का कनेक्शन किसी और के साथ है ही नहीं, तो तीसरे की कोई बात ही नहीं बनेगी, ये तो संक्रामक होगा ही। यदि पहले का दूसरा से कनेक्शन है, दूसरे का तीसरा से, तब पहले का तीसरा से होना चाहिए संक्रामक के लिए। यदि ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं। लेकिन जब अकेला ही दे रखा है कि 1 का 2, 2 का और किसी के साथ है ही नहीं, तो ये तो संक्रामक है, मतलब ये पास हो गया।
ये आपका पास हो गया। 2 समझ लो पास है, 1 पासे है, 4 पासे है, 1 3 यहाँ जांच करो थोड़ा। 1 3 1 का संबंध किससे है? 3 के साथ, और 3 का इसका जांच नहीं करेंगे, पास समझ लो पास है। 1 का 3 के साथ है, 3 का किसके साथ है? 2 के साथ है। तो इसके अनुसार 1 का होना चाहिए 2। क्या 1 2 कहीं है? स्टार्टिंग में था 1 2, मतलब ये भी पास है, ये भी पास है। तो संक्रामक भी है क्योंकि सभी पास कर गया। 1 2 पास है, 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 पास है। अब लास्ट वाला जांच करो। ये तो जांच हो गया 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, इसके अनुसार 1 2 मिलना चाहिए, मिल गया। अब समान वाला जांच करेंगे नहीं, 3 2 बचा है ये। 3 का समान 2 से है, क्या 2 का किसी और के साथ है? ही नहीं है, समान वाला छोड़कर। 3 2 अकेला है तो यह भी पास कट गया, अकेला वाला तो संक्रामक होगा ही। संक्रामक में ना हर एक टर्म को जांच करना होता है। तो सभी पास है, लिख देना आता संक्रामक संबंध है ये, और क्या। क्यों? देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर दे रखा है ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर। आगे 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 2 बिलोंग्स टू आर। इसके अनुसार देखो ना, मिला था उस पर जो करा है वही लिखा है मैंने। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, इसके अनुसार 1 2 बिलोंग्स टू आर भी। 1 3 बिलोंग्स टू आर तथा 3 2 बिलोंग्स टू आर, इसके अनुसार 1 2 भी बिलोंग्स टू आर है ना। तो आर संक्रामक संबंध भी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में देख लेना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें बी में दे रखा है कि स्वतुल्य संक्रामक है, समित नहीं है, यही तो क्वेश्चन है। ये जो आंसर इसका आया है स्वतुल्य था, समित नहीं था, संक्रामक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखना है, आर रिलेशन ए बी के फॉर्म में। ए का मान बी से 2 कम, ए का मान b माइनस 2 है, जहां b होगा 6 से बड़ा, 6 ग्रेटर देन b। b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, देखो 6 बड़ा का चिन्ह है, 6 से बड़ा होना चाहिए b, ठीक है। तो 2 केस जो फॉलो करेगा 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन में जो भी फॉलो करेगा इस रिलेशन को वो पास कर जाएगा, वही सही होगा। देखो a बराबर b माइनस 2 को इसे लिख लो a प्लस 2 बराबर b, इसे हल करने की विधि, मतलब b, ये -2 इधर जाएगा प्लस में, b यहाँ से आ जाएगा b का मान a प्लस 2। अब देखो पहला ऑप्शन 2 4 बिलोंग्स टू आर, क्या 2 4 इस रिलेशन में है? 2 4 मतलब देखो यहाँ दे रखा है b का मान कितना आना चाहिए? a से 2 बड़ा, b का मान 4 है, क्या इससे 2 बड़ा है? बिल्कुल ठीक है, ये सेटिस्फाइड है। दूसरा, क्या b का मान 6 से बड़ा है? क्या b का मान 6 नहीं, ये 4 है, ये तो गलत हो गया। तब आगे बढ़ते हैं, 3 8 3 8 हम देखो b का मान क्या होना चाहिए? ये से 2 बड़ा, ये तो 3 से 5 बड़ा है, ये भी नहीं होगा, गलत है। तीसरा 6 8, हाँ b का मान जो है a से 2 बड़ा है, 6 से 2 बड़ा 8, ये सेटिस्फाइड है। और b जो है 6 से बड़ा है, हाँ ये भी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। 2 नियम फॉलो कर रहा है कि b का मान a से 2 ज़्यादा है, b का मान 8 है, a का मान 6 है, a से 2 ज़्यादा 8, 2 ज़्यादा है, पहला फॉलो कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 से बड़ा भी है b, बिल्कुल ठीक है। चौथा नहीं होगा, चौथा हम देखो 8 7, 8 7 हो सकता है कभी, यहाँ b छोटा हो गया, b तो बड़ा होना चाहिए, 2 बड़ा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर, आराम से देख लीजिए, रिलेशन दे रखा है, वहाँ से a प्लस 2 बराबर b निकाल लिए, और 4 ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फलनफर 1.2 में डायरेक्ट। क्या 1.2 से पहले जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद जितने 1.2 में क्वेश्चन है वो सब करेंगे। फिलहाल तो 1.1 क्लियर हो गया, आप आराम से पढ़ लीजिए, और एक एक क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 1 2 क्वेश्चन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो एक ही पैटर्न का पीछे जितना करा गया है, मतलब जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया, जितना भी एग्जाम्पल के कराया, जितना भी एक्सरसाइज कराया, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सभी को देख लेना है और समझना भी है, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।